जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण उद्देश्य के बारे में। एक शिक्षक जब कक्ष में उपस्थित होकर किसी व्यवहार को बालक तक प्रेषित करता है या किसी विषय वस्तु में बालकों को पढ़ाता है, तो वह विषय वस्तु क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में उसे ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसको लेकर बीएस ब्लूम ने 1956 में विचार दिए थे और शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्य बताए थे। जो बीएस ब्लूम हैं, उन्होंने 1956 में शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसमें भी इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य से को 6 भागों में वर्गीकरण किया था। जो बीएस ब्लूम है, उन्होंने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है शिक्षण का, उसको 6 भागों में विभाजित किया था। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष। ब्लूम ने स्मृति, बुद्धि, तर्क, चिंतन, पक्ष, विकास आदि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जो ब्लूम है, उन्होंने स्मृति, बुद्धि, तर्क, विचार, विवेक आदि के आधार पर ज्ञानात्मक पक्ष, विकास आदि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिससे सूचनाओं का संग्रह तथा उसका उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं के बारे में उल्लेख किया है। ज्ञानात्मक पक्ष को 6, जो बीएस ब्लूम है, उसने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभाजित किया है। उसका पहला पक्ष है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान से अभिप्राय है सूचनाओं को बालक तक पहुंचाना। ज्ञान से अभिप्राय है सूचनाओं को बालक तक पहुंचाना होता है तथा बालक के मस्तिष्क में सभी सूचनाएं केवल जानकारी के रूप में होती है तथा बालक के मस्तिष्क में जो सभी सूचनाएं होती है वो जानकारी के रूप में होती है, समझ के रूप में नहीं। दूसरा है अवबोध। जब ज्ञानात्मक सूचनाएं बालक के पास पहुंच जाती है तो दूसरा पक्ष सक्रिय होता है, जिससे बालक का उस ज्ञान के संदर्भ में समझ प्रदान की जाती है। व्याख्या करना, समझना, विवरण करना जैसा व्यवहार किए जाते हैं, ये अवबोध में आते हैं। तीसरा है ज्ञानात्मक पक्ष का भाग अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से अभिप्राय है ज्ञान व अवबोध। ज्ञान व अवबोध का उपयोग करने से है एक व्यक्ति जब किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है और उसकी समझ विकसित कर लेता है, तब उसका उपयोग कर सकता है। चौथा है विश्लेषण। ज्ञान, अवबोध व अनुप्रयोग के बाद एक बालक में उस विशेष वस्तु का विस्तार करना एवं विभिन्न पक्षों की व्यापकता को समझते हुए विषय वस्तु का पलवन व करना विश्लेषण की क्षमताओं में आता है। पांचवा है संश्लेषण। जब ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग की क्षमताएं बालक में पैदा हो जाती है तो उसके बाद उस प्रेषण करना या सारूप में प्रकट करना जैसा व्यवहार करना होता है, जो कि अपने आप में तर्कपूर्ण व्यवहार है। मूल्यांकन। उपयुक्त 5 पदों से गुजरने के बाद देखा जाता है कि बालक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहाँ तक जो उसका ज्ञान ग्रहण किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है, किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ज्ञानात्मक उद्देश्य एनसीईआरटी के अनुसार बीएस ब्लूम द्वारा एनसीईआरटी ने भी ज्ञानात्मक उद्देश्य का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। ऊपर अपन ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य देखे, बीएस ब्लूम के अनुसार 6 प्रकार के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण।
और जो NCERT है उसके अनुसार जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग, चौथा है कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठा अभिवृत्ति। ज्ञान, बालक को विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना। बालक को विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना ज्ञान है। अवबोध, अवबोध क्या है? वो जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान की व्याख्या करना, समझना या वर्णन करना आदि अवबोध है। जो बालक को ज्ञान प्रदान किया है, जानकारी प्रदान की है, उसे उस ज्ञान की जो व्याख्या करना, उसे समझना और उसका वर्णन करना, ये अवबोध है। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग से तात्पर्य है बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करना। बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका क्या करना? उपयोग करना। कौशल, प्राप्त ज्ञान अवबोध एवं ज्ञानोपयोग के आधार पर कितनी कुशलता से व्यवहार करता है। प्राप्त ज्ञान अवबोध एवं ज्ञानोपयोग के आधार पर बालक कितनी कुशलता से व्यवहार करता है। अभिरुचि, बालक में विषय वस्तु के आधार पर भविष्य के कार्य के प्रति विशेष प्रकार की रुचि का होना। बालक में विषय वस्तु के आधार पर भविष्य में कार्य के प्रति विशेष प्रकार की रुचि का होना या किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट होना। अभिवृत्ति, जब एक बालक में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि श्रेष्ठता के स्तर पर होती है तो बालक का नजरिया, दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। 1964 में कर्तवाल व मसीहा ब्लूम ने यह विचार सबसे पहले दिया था। जो भावात्मक पक्ष है, 1964 में कर्तवाल, मसीहा ब्लूम ने यह विचार सबसे पहले दिया। कर्तवाल ने 1964 ईस्वी में आत्मा, संवेदना, भाव, संवेग, सुख दुख आदि को ध्यान में रखते हुए भावात्मक पक्ष प्रस्तुत किया, जो इसके 6 पद है प्रस्तुत किया निम्न है। पहला है आग्रहण। कर्तवाल ने के अनुसार छात्र की ग्रहण करने की क्षमताएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। जो आग्रहण है उसमें कर्तवाल ने कहा है कि जो छात्र है उसमें ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमताएं होती है अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके लिए सीखने की इच्छा, उसकी क्रियाशीलता एवं स्वीकार करने की आदत जरूर है तथा ग्रहण करने वाले को खुले मन से सीखने का प्रयास करना आवश्यक है। अनुक्रिया, जब एक बालक सक्रियता के साथ में नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है अथवा सुनकर के कोई प्रतिक्रिया देता है अथवा आग्रहण के बाद अभिव्यक्ति देता है तो यह बालक की भावात्मक अभिक्रिया होती है। तीसरा है अनुमूल्यन। आग्रहण एवं अनुक्रिया के आधार पर एक छात्र को विशिष्ट मूल्य ग्रहण करता है। वे मूल्य उसके जीवन आधारित मूल्य होते हैं। इनमें आस्था रखते हुए सीखना, जानना अथवा उन्हें स्वीकार करना ई मूल्यन है। प्रत्यक्षीकरण, विभिन्न प्रकार के मूल्यों में से कौन सा मूल्य ग्रहण करना चाहिए और कौन सा नहीं, इसकी समझ ही प्रत्यक्षीकरण है। जो विभिन्न प्रकार के मूल्य है उनमें से कौन सा जो मूल्य है वो ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, यही प्रत्यक्षीकरण है, उनकी समझ। व्यवस्था, छात्र मूल्य के क्रम एवं संगठित करने की भावात्मक क्रिया एवं मूल्य की अवधारणा व्यवस्था को निश्चित करती है। जो छात्र मूल्य के क्रम एवं संगठित करने की जो भावात्मक क्रिया है, मूल्य की अवधारणा व्यवस्था को निश्चित करती है, उसे व्यवस्था कहते हैं। चरित्र निर्माण, जन एक व्यक्ति या बालक मूल्यों का सामान्य समूह बचा लेता है तो फिर उसमें वह मूल्य आत्मसात हो जाते हैं, उससे वे मूल्य विशिष्टीकरण के रूप में आ जाते हैं। यही चरित्र निर्माण है। क्रियात्मक पक्ष, 1969 में सिम्पसन ने शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न पद है। जो 1969 है उसमें क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न पद है। सिम्पसन के अनुसार उद्दीपक अनुकरण। सिम्पसन के अनुसार उद्दीपक का आकर्षित करने वाला होना चाहिए। जो उद्दीपक होता है वह आकर्षित करने वाला होना चाहिए
अथवा उद्दीपक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए ताकि छात्र अनुक्रिया कर सके। दूसरा है गामक क्रियाएं। उद्दीपक के प्रति प्राणी को क्रिया करनी होती है। क्रिया मानसिक या शारीरिक हो सकती है। जो उद्दीपक है उसके प्रति प्राणी को क्रिया करनी होती है। क्रिया मानसिक या शारीरिक हो सकती है। निमंत्रण। क्रिया के समय व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से निमंत्रण करने की आवश्यकता होती है, इसलिए छात्र की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। समायोजन। जब उद्दीपक और क्रिया के बीच तालमेल पाया जाता है तो उस उचित समन्वय को समायोजन के रूप में समझते हैं। स्वाभाविकरण। जब एक छात्र सामान्य रूप से किसी भी व्यवहार के प्रति समन्वय स्थापित कर लेता है तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में आने लगता है। जब एक छात्र सामान्य रूप से किसी भी व्यवहार के प्रति समन्वय स्थापित कर लेता है तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में आने लगता है। यह स्वाभाविकरण। आदत निर्माण। स्वभाव ही आदत बन जाता है जब बार बार उस दिशा में क्रिया की जाती है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। जो शिक्षण के उद्देश्य है वो 3 प्रकार के पक्ष है इसमें, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक पक्ष है B.S. ब्लूम के द्वारा 1926 में दिया गया 1956 में, और भावात्मक पक्ष है करतवाल और मसीहा के द्वारा 1964 में, और क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन के द्वारा 1969 में दिया है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें उसके भाग है ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जो भावात्मक पक्ष है उसके भाग है आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, चरित्र निर्माण। जो क्रियात्मक पक्ष है उसके भाग है उद्दीपक, गामक, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण।